और 11 के छात्रों का बही खाता की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं अकाउंट्स में चैप्टर 7 की। इसका नाम है खाता बही लेजर। अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता का महत्व क्या है। रोजनामचा एक ही स्वभाव के व्यवसाय के लेन देनों का एक ही स्थान पर ज्ञान कराने में असमर्थ होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति, फर्म, वस्तु, आयव्यय आदि से संबंधित लेन देनों को तिथियों के क्रमानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर लिखा जाता है। अतः रोजनामचे में लेखा करने के बाद व्यवसाय संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी खाता बही से ही प्राप्त हो सकती है। इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपने हरीश से एक महीने में 4 बार लेन देन किया। 4 बार लेन देन किया, या तो उससे एक बार में उससे पैसे लिए, एक बार में उससे माल ख़रीदा, एक बार उसमें फिर उसने नकद 2-3 बार, 1-2 बार उसने नकद माल ख़रीदा और 1-2 बार उसने उधार माल ख़रीदा। इसी तरह से ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए, तब आप क्रय से संबंधित आगे आप ये जानना चाहें कि हमने टोटल क्रय कितना किया, तो ये जनरल से हमें पता नहीं लग पाएगा। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से उधार माल ख़रीदते हैं और जब उसने महीने में 2-3 बार माल ख़रीदा, तो उसकी 2-3 जगह एंट्री हो रही, क्योंकि सारी एंट्री एक जगह तो हो नहीं रही होंगी। अगर उसने तो पहले 10 तारीख में ख़रीदा तो 10 तारीख के जनरल में एंट्री हो रहेगी, 15 तारीख में ख़रीदा तो 15 तारीख में एंट्री हो रहेगी, 20 तारीख में ख़रीदा तो 20 तारीख में एंट्री हो रही होगी। इसी तरह अगर उसने पेमेंट करे होंगे, मान लो 22 तारीख को पेमेंट करे हो तो वो 22 तारीख के जनरल में होगा, या 25 तारीख के पेमेंट में करा हो तो 25 तारीख में। तो ऐसी स्थिति में हम उस जिस व्यक्ति से माल ख़रीदा है या माल बेचा है, उसको हम एक जगह प्राप्त नहीं कर सकते कि एक जगह। आज अगर हम जानना चाहें कि उस व्यक्ति से हमें कितना पैसा लेना है या जिस व्यक्ति से माल ख़रीदा है उसको कितना देना है, ये जानकारी हमें रोजनामचा के द्वारा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें वो जो जिस दिन वो लेन देन हो रहा होगा, वो वहाँ पर उसकी एंट्री हुई होगी। तो हमें सारी एंट्रियों को एक जगह निकाल कर पहले छानबीन करनी होगी, फिर भी छानबीन करके फिर सारी एंट्रियों को एक जगह उस व्यक्ति की या क्रय की या विक्रय की या विक्रय जिस व्यक्ति को किया गया या क्रय जिस व्यक्ति को किया गया है, वो सारे उसमें एक जगह छांटने होंगे। तो तभी हम उसका कोई अनुमान निकाल पाएंगे, निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि उस व्यक्ति से हमें कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, या हमने टोटल कुल माल पूरे महीने में कितना माल ख़रीदा और कुल कितने पूरे महीने में हमने कितना माल बेचा। ये चीज़ हमें खाता बही से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन की एक ऐसी विधि अपनाई जाती है जो परिवर्तनों तथा प्रभावों की जानकारी सरलता से एक ही जगह उपलब्ध करा सके। इस विधि को खाता बही या लेजर के रूप में हम जानते हैं। ये सीधी यहाँ पे हमें विशेषता पता लग रही है। क्या पता लग रही है कि हम एक ऐसी विधि अपनाते हैं लेखा प्रणाली में जो उस खाते से संबंधित सभी परिवर्तनों तथा प्रभावों की जानकारी सरलता से एक ही जगह में प्राप्त हो जाती है। अब मान लीजिए रमेश ने माल ख़रीदा, फिर उसने भुगतान कर दिया, फिर उसने माल ख़रीद लिया, फिर उसने भुगतान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो भी उसमें परिवर्तन हो रहे होंगे वो उसके खाते के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकते हैं, जनरल के द्वारा नहीं। खाता बही में प्रत्येक मद में संबंधित व्यक्तिगत वास्तविक तथा अवास्तविक खाते अलग अलग होते हैं, खाते खोले जाते हैं। जो भी लेन देन होते हैं उसमें जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो व्यक्तिगत नाम से खोले जाते हैं। वास्तविक खाते वास्तविक जिस वस्तु के वो वास्तविक वस्तु है उस वास्तविक रूप में उसका खाता खोला जाता है। अवास्तविक खाते आय व्यय और लाभ हानि के रूप लिए खोले जाते हैं, इसलिए तो वो सारे खाते अलग अलग खोले जाते हैं, यानी कि उनका लेन देन अलग अलग हमें करना होता है। सभी खातों के सारांश से मतलब है शेष निकाल कर उससे सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिससे अंतिम खाते बनाकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी कि रोजनामचे के द्वारा ये संभव नहीं है, खाता बही के द्वारा ही यह संभव है। उसमें क्या करेंगे, हम
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति इसको हमने माल ख़रीदा तो हमको क्या उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे उसको, क्योंकि हमारा उसने उसका उसे हमें उस व्यक्ति को पैसा देना है। अब मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया तो उसको डेबिट कर देंगे। अब मान लीजिए हमने ख़रीदा 5,000 का माल और ख़राब पेमेंट करा 2,000 का, तो हमें उसका बैलेंस या तब निकालेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि उस व्यक्ति को हमें अभी कितने पैसे और देने हैं। से ये चीज़ हमें खाता बही के द्वारा ही प्राप्त करती है, और इसी को कहते हैं हम खाता बही का सारांश निकालना या शेष निकालना, जिससे हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर उससे अंतिम खाते बना सकते हैं। अंतिम खाते बनाकर ही हम वित्तीय स्थिति अपने व्यवसाय की जान सकते हैं। अब बात करते हैं खाता बही का अर्थ। खाता बही पुस्तकालय की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसे प्रधान बही अथवा अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि जिन लेन देनों को सर्वप्रथम जनरल अथवा सहायक बहियों में लिखा जाता है उन्हें अंतिम रूप से खाता बही में लिखा जाता है। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो इसका अर्थ स्पष्ट कर सकती हैं। क्या मतलब है? तो सीधे वो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको हम प्रधान बही और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि जिन लेन देनों का पहले तो हम जनरल में लेखा करेंगे, उसके बाद या सहायक बहियों में उसका लेखा करेंगे, उसके बाद फिर वो उसे खातों में खतियाना ही पड़ेगा, तभी हम किसी व्यक्ति की स्थिति जान सकते हैं कि वो हमें उससे हमें पैसा लेना है या देना है। कुल हमारे उस अवधि में कुल बिक्री कितनी हुई, कुल खर्चा कितना हुआ, कुल क्रय कितना हुआ, ये सब उनके खातों के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं ये जानकारी। इस संबंध में एल.सी. क्रॉपर के शब्दों में वह पुस्तक जिसमें एक व्यवसाय के सौदों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप में लिखा जाता है खाता बही कहलाती है। एल.जी. क्रॉपर ने कहा है कि वह पुस्तक जिसमें एक व्यवसाय के सौदों को एक वर्गीकृत यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करके स्थायी रूप से पूर्णतः यानी कि स्थायी रूप से लिखा जाता है, वह बही खाता बही कहलाती है। जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार क्या कहते हैं जे.आर. बॉटली बॉय? लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक है, यानी कि ये खाता बही एक मुख्य पुस्तक है, और अंत में इसी पुस्तक में समस्त व्यवसायिक सौदों को उपयुक्त वर्गीकृत रूप में यथास्थान उनसे संबंधित खातों में लिखा जाता है। और अंत में इसी पुस्तक में जो होते हैं, इसी पुस्तक में जो हैं इस सारे जो व्यवसायिक सौदे हैं उनको उपयुक्त वर्गीकरण यानी कि व्यक्तिगत खाते को व्यक्तिगत खाते में, वास्तविक खाते को वास्तविक खाते से संबंधित खाते में वर्गीकृत करते हुए यथास्थान जहाँ पर उसे होना चाहिए वहाँ पर उनसे संबंधित खातों में ही लिखा जाता है। निष्कर्ष अब इस दोनों उपरोक्त परिभाषाओं एवं अर्थ व विशेषताओं के आधार पर हम खाता बही की उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार दे सकते हैं। खाता बही हिसाब किताब की वह पुस्तक है जिसमें किसी व्यावसायिक संस्था से संबंधित सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों, वस्तुओं तथा आय व्यय से संबंधित सभी मदों के लिए पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं तथा समस्त व्यवसाय के लेन देनों उनके स्वभाव के अनुसार समूहबद्ध करके ऋणी तथा धनी किए जाते हैं। यानी कि सभी ये व्यक्तिगत वास्तविक खाते हैं उन सभी खातों के अलग अलग खाते खोले जाते हैं, और उसमें जो व्यवसाय के सारे लेन देन जो रोजनामचे में लिखे होते हैं उनके स्वभाव के अनुसार, यानी वो वास्तविक खाता है तो वास्तविक खाते में जो जिससे संबंधित है उस खाते में वो समूहबद्ध से मतलब जिससे संबंधित है उस समूह में उसके खाते में ऋणी, अथवा अगर वो ऋणी हो रहा तो ऋणी, धनी हो रहा तो धनी। इस प्रकार तो हम खाता बही का निष्कर्ष सीधा ये है, हिसाब किताब की मुख्य पुस्तक है। व्यवसायिक संस्था सभी व्यक्तियों, वस्तु, संस्थाओं, कंपनियों, वस्तुओं, आय व्यय से सभी मदों के लिए पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं तथा समस्त व्यवसायिक लेन देनों को उनके स्वभाव के अनुसार समूहबद्ध करके ऋणी तथा धनी किया जाता है। अतः आप बात करते हैं खाता बही के लाभ या उपयोगिता। इस आधार पर हम खाता बही के उपयोगिता लाभ क्या हो सकते हैं। प्रत्येक खाते की स्थिति का ज्ञान, यानी कि प्रत्येक खाता जो हमने खोला है लेन देनों का खाता बही में जब हमने खतौनी करी है तो हमने खाते खोले होंगे। ऐसी स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के खाते की स्थिति की जानकारी होगी, यानी कि उससे व्यक्ति से कितना अगर किसी व्यक्ति का है तो उससे कितना पेमेंट करना है या उससे लेना है।
है ना। इसी तरह अगर किसी संपत्ति खरीदी तो कितने के रुपए की खरीदी है, ठीक है। इसी तरह मान लो कि हमने कुल क्रय कैसे कितना किया है, नकद का क्रय, उधार क्रय मिलाकर टोटल क्रय कितना है, तो वो क्रय खाते से हमें पता लग जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खाते से स्थिति ज्ञान होता है। ऋण तथा ऋणदाताओं ज्ञान हो जाएगा, यानी कि जिन हमने ऋण दिया है या जिसके हम ऋणी हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा, जिस खाते में ऋणी बैलेंस आ रहा है वो हमारा ऋणदाता है, जिस खाते में धनी ले उसको हमें पेमेंट करना है। कुल क्रय विक्रय का ज्ञान इससे हो सकता है, लाभ हानि का ज्ञान भी इससे ही होता है। हिसाब किताब की जांच तलपट बनाकर संभव, यानी कि हिसाब किताब की अगर हमने संख्यात्मक कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है, हम तलपट बनाकर जान सकते हैं। संस्था की आर्थिक स्थिति का ज्ञान, जब लाभ हानि का ज्ञान होगा तो हमें आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी हो जाएगा। वैधानिक प्रमाण पत्र यही है, या जब तक हम खाते नहीं रखेंगे तब तक हम उसके वैधानिक प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं होंगे। संपत्तियों और दायित्वों का, यानी संपत्तियों से मतलब जहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है, ऐसी वस्तुएँ, व्यवसाय की ऐसी वस्तुएँ जो जिनसे हमें धन प्राप्त हो सकता है, वो संपत्तियाँ होती हैं। और दायित्वों का मतलब होता है जिनको हमें पेमेंट करना है, यानी व्यवसाय को जिनको पेमेंट करना है वो कहलाते हैं दायित्व। तो ये तो हमारी खाता बही से हमें पता हो जाता है। विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति इसी खाता बही से प्राप्त हो जाती है। मान लो कुल व्यय हमने कितना खर्च इस महीने में हुआ या इस अवधि में हुआ, कुल आय कितनी हुई, किससे आय हुई, किससे खर्चा हुआ, किसका खर्चा ज़्यादा हुआ, ये हमें विशेष सूचना इससे प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं रोचनामचा तथा खाता बही में अंतर। तो देखते हैं, सबसे पहली बात है प्रविष्टि का समय। तो रोचनामचे में व्यावसायिक लेन देन का लेखा सर्वप्रथम रोचनामचे में किया जाता है। इस और खाता बही में क्या होता है, इस रोचनामचे की सहायता से लेखा की, यानी कि रोचनामचा के द्वारा खाता बही में लेखा किया जाता है। पहले रोचनामचे में प्रविष्टि होगी, उसके बाद खाता बही में प्रविष्टि होगी। चरण या सीढ़ी, रोचनामचे में प्रविष्टि करना प्रथम सीढ़ी है। रोचनामचे में प्रविष्टि करना पुस्तपालन की प्रथम सीढ़ी है, और खाता बही में खतौनी करना द्वितीय सीढ़ी है, यानी कि दूसरा चरण है। पुस्तक का स्वभाव, अब बात करते हैं पुस्तक का स्वभाव। रोचनामचा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक के भी कहते हैं इसे, और खाता बही को द्वितीय या अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। लेखे का आधार, अब लेखिका का आधार क्या है, जनरल में लेखे स्मरण पुस्तिका तथा प्रमाणक के आधार पर किए जाते हैं। जनरल में लेखे स्मरण पुस्तिका तथा प्रमाणक के आधार पर किए जाते हैं। और खाता बही में खतौनी का आधार रोचनामचा या प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं। प्रारूप, रोचनामचे में तिथि, विवरण, खाते का पृष्ठ संख्या, डेबिट और क्रेडिट के 5 खाने होते हैं, जबकि खाता बही में प्रत्येक खाते के 2 बराबर भाग बांटा जाता है। प्रत्येक भाग में 4 भाग खाने होते हैं। बाईं ओर का भाग डेबिट कहलाता है तथा दाईं ओर का भाग क्रेडिट कहलाता है। अब बात करते हैं लेखे का आकार। प्रत्येक लेन देन का लेखा विस्तार से लिखा जाता है, यानी उसमें पूरी तरह से बताया जाता है कि क्या लेन देन हुआ था और उसका क्या हमने लेखा किया। इसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा संक्षिप्त रूप से किया जाता है, यानी कि उस खाते को वो खाता डेबिट हुआ है या ऋणी हुआ है, बस अगर वो डेबिट हुआ तो डेबिट वाले खाने में किस खाते से हुआ है, और अगर ऋणी हुआ है तो ऋणी किस खाते से हुआ है, इतना संक्षिप्त रूप से इसका लिखा जाता है। लेखे का स्थान, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय से संबंधित लेन देन एक स्थान पर नहीं बल्कि तिथियों के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर लिखे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति से संबंधित कोई या वस्तु से या आय व्यय से संबंधित कोई लेन देन है तो जिस तिथि को वो होगा उस तिथि पर लिखा जाएगा, चाहे वो, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन में बहुत से लेन देन होंगे तो निश्चित तौर पर ये भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाएंगे। जबकि खाता बही में क्या होगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय लेन देन एक ही स्थान पर वर्गीकृत करके, यानी कि एक ही व्यक्ति का खाता एक जगह खोल दिया जाएगा, उसके सारे लेन देन उस अवधि के उसी खाते में होंगे, कहीं और नहीं लिखे जाएंगे। इसी तरह किसी वस्तु या किसी आय व्यय का खाता अगर कोई लेन देन हुआ है तो वो उसी
एक ही खाते में लिखा जाएगा, चाहे वो महीने के शुरू में हो, चाहे महीने के बीच में हो, चाहे महीने के एंड में हो, वो लिखा उसी खाते में एक ही जगह पर लिखा जाएगा। विवरण का लिखना, इसमें लेन देन की प्रविष्टि के बाद उसका विवरण व्याख्या लिखी जाती है। व्याख्या का मतलब है ये लेन देन हमने ये जो हमने प्रविष्टि की है वो किस लेन देन के आधार पर की है, यानी क्या, जैसे हम लिखते हैं बीइंग स्टार्ट द बिजनेस, तो ये कहलाती है व्याख्या या विवरण, तो वो रोजनामचे में लिखा जाता है। लेकिन खाता बही में इस लेन देन का विवरण नहीं लिखा जाता, इस बात का कोई विवरण नहीं लिखा था, ये प्रविष्टि हमने क्यों की, बल्कि खाता पृष्ठ रोजनामचा पृष्ठ संख्या लिख दी जाती है, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि हमने क्यों ये लेन देन किया है, और उस लेन देन क्यों प्रविष्टि की है, और यहाँ प्रविष्टि से पुरुष आंसर पता लग सकता है। लेखा करना, इसमें लिखने को जर्नल में लिखना कहते हैं। ऐसा लिखने मतलब इसकी जर्नल की प्रविष्टि जब लिखते हैं तो कहते हैं हम जर्नल में लेखा कर दिया, और इसमें लिखने को हम खतौनी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसमें लिखने को हम कहते हैं पोस्टिंग। अब बात करते हैं पृष्ठ संख्या लिखना, इसमें खाता बही की पृष्ठ संख्या LF लिखी जाती है, यानी कि किस खाता बही की किस पृष्ठ संख्या पर इसकी इसका लेखा हस्तांतरित किया गया, वो लेखा पृष्ठ संख्या लिखा जाएगा। जैसे मान लो किसी खाते में हमने राम के खाते में अगर एंट्री ट्रांसफ़र की है, तो राम का खाता जिस खाते में जिस नंबर पृष्ठ संख्या पर होगा वो हम पृष्ठ संख्या इस रोजनामचे में लिखेंगे। और जबकि खाता बही में क्या करते हैं, इसमें रोजनामचा या सहायक बहियों की पृष्ठ यानी कि जर्नल फोलियो को लिखा जाता है, यानी कि हमने ये प्रविष्टि कहाँ से प्राप्त की, इस खाते में ये प्रविष्टि कहाँ से आई, ये हमने जर्नल जो हमने रोजनामचा बनाया उसका जो पृष्ठ संख्या होगा उसको लिख देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगी हमने ये प्रविष्टि जर्नल के किस पृष्ठ से यहाँ पर लेकर आए हैं। अब बात करते हैं स्थायित्व, यह लेन देनों की प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक है, अतः यह अस्थायी अभिलेख कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अस्थायी अभिलेख। जबकि खतौनी लेन देन की अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक में होता है, अतः यह स्थायी अभिलेख कहलाता है। यानी खतौनी क्या कहलाती है, स्थायी अभिलेख, और रोजनामचा कहलाता है अस्थायी अभिलेख। धन्यवाद।